बच्चों, आज का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए यह एक ग्लास ट्यूब है, यह कांच का बना एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। तो कांच का बना एक ट्यूब है, देयर इज अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस। इस ग्लास ट्यूब के अंदर से एक तार गया है और यह एक बैटरी से कनेक्ट है। तो जैसे ही बैटरी से करंट फ्लो होगा इस वायर में, तो जब इस वायर में करंट फ्लो होगा तो यह वायर गर्म होगा। इसके गर्म होने से जो हीट एनर्जी निकलेगा उससे ये गैस गर्म होगा, और जब यह गैस गर्म होगा तो इससे कुछ रेडिएशन निकलेगा, लाइट निकलेगा। कुछ विजिबल भी होगा, कुछ इनविजिबल भी होगा। आप जानते हैं कि सारा लाइट विजिबल नहीं होता। विजिबल लाइट केवल हम लोग विवग्योर को कहते हैं, जो 7 कलर है वही विजिबल है। इंफ्रारेड इनविजिबल है, अल्ट्रावायलेट इनविजिबल है, रेडियो वेव इनविजिबल है। तो बहुत सारा रेडिएशन आता है। जब हम रेडिएशन बोलते हैं तो उसके अंतर्गत विजिबल और इनविजिबल सारा लाइट कवर हो जाता है। तो फिर से सुनिए, जब एक ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस डालकर उसे गर्म किया जाता है तो उससे रेडिएशन निकलता है। अगर उस रेडिएशन को, इस रेडिएशन में बहुत सारा अलग अलग वेवलेंथ होता है, क्योंकि जानते हैं इस रेड कलर का वेवलेंथ अलग है, वायलेट का वेवलेंथ अलग है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ अलग है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा डिफरेंट वेवलेंथ होता है, और ये सारा रेडिएशन जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जितने भी अलग अलग वेवलेंथ हैं सबका डेविएशन अलग अलग होता है, और वह स्क्रीन पर अलग अलग जाकर एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आप लोग पढ़े होंगे ऑप्टिक्स में, एक मैंने बताया था कॉची फार्मूला। कॉची नाम के साइंटिस्ट ने एक फार्मूला दिया था कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है a+b/λ²। इसका मतलब अगर लेमडा का वैल्यू डिफरेंट होगा तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, और अगर म्यू डिफरेंट होगा तो फिर डेविएशन भी अलग अलग होगा। इसका मतलब जितना अलग अलग वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ का डेविएशन डिफरेंट होगा। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं, सिंपली सोचिए, जब हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं तो उससे बहुत सारा अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन निकलता है, और यही रेडिएशन जब प्रिज्म से गुजरता है तो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग एंगल से डेविएट होते हैं और स्क्रीन पर अलग अलग जाकर ये फोकस्ड होते हैं। तो एक स्पेक्ट्रम बनता है। इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब सवाल ये है कि जब हम हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं तो उससे रेडिएशन क्यों निकलता है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं हाइड्रोजन एटम पे। हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसमें एक ऑर्बिट होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब इस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होता है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम होता है। इसके बाद जितने भी हायर ऑर्बिट हैं उनकी एनर्जी बढ़ते चली जाती है, और सबसे अधिक एनर्जी इस ऑर्बिट का है, इन्फिनाइट ऑर्बिट का, जिसका एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज़्यादा एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट का होता है, -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे ज़्यादा एनर्जी इस ऑर्बिट का होता है, -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से एनर्जी लगातार बढ़ते चले जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है। हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता है, ठीक है, जब तक कि इसको बाहर से कोई हीट एनर्जी ना दें तब तक। तो ये जो ग्राउंड स्टेट होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, अस्थाई।
यानी ग्राउंड स्टेट किसको कह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को, n इज इक्वल टू 1 को कह रहे हैं। और ग्राउंड स्टेट का एनर्जी सबसे कम होता है और यह काफ़ी स्टेबल होता है। हाइड्रोजन एटम हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही रहना पसंद करता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाने के बाद जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएगा, यानी एक्साइटेड हो जाएगा। तो हायर ऑर्बिट को हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। और एक्साइटेड स्टेट कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड ऑर्बिट से। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से लेके इन्फिनिटी तक ये सारा स्टेट एक्साइटेड स्टेट है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया ग्राउंड स्टेट, और बाकी सेकेंड से लेके इन्फिनिटी तक ये सारा हो गया एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। हाइड्रोजन एटम का सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इसमें एनर्जी सबसे कम होती है। लेकिन बाकी जो स्टेट है वो अनस्टेबल है, यानी जितना भी एक्साइटेड स्टेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब एक्साइटेड स्टेट है, यानी अनस्टेबल है। अब जरा सोचिए, अगर हम हाइड्रोजन एटम को हीट एनर्जी देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद क्या करेगा, जंप करेगा। तो जिस हिसाब से ये एनर्जी लेगा उसी हिसाब से ये जंप मारेगा। और आप जानते हैं कि हर ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग है और इधर से इधर जाने पे एनर्जी बढ़ता है। तो मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में आ गया। अब फोर्थ ऑर्बिट में आने के बाद ये तो अनस्टेबल हो गया, यहाँ पर ये बहुत कम देर रहेगा, 1 सेकेंड का 10 लाखवां भाग से भी कम, उससे भी कम टाइम तक यहाँ रहेगा। और उसके बाद ये कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, एनर्जी लूज करके नीचे आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा, यानी जंप करेगा, कहाँ से, फोर्थ से थर्ड, तुरंत ही एक फोटोन निकलेगा। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर से जब लोअर ऑर्बिट में आता है तो एक फोटोन निकलता है, जिस फोटोन का एनर्जी इस दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। और जब लोअर से हायर जाता है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा, और जब हायर से लोअर आएगा तो वह खुद ही एनर्जी रिलीज करेगा। किस रूप में, फोटोन के रूप में। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक बार जंप मारता हायर से लोअर तो एक फोटोन निकलता है। तो यह इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो यहाँ पर ये बहुत कम देर रहता है, उसके बाद ये नीचे जंप करता है, जिसके कारण एक फोटोन निकलता है। ठीक है, उस फोटोन का एनर्जी E4 माइनस E3 होगा, यानी फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी माइनस थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी। फिर यहाँ से जंप करके हो सकता है, चूंकि इसको लगातार हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ से जंप करके ये यहाँ चला जाए, फिर यहाँ से जंप करके ये नीचे चला आए। तो जब जब ये ऊपर से नीचे आएगा तब तब एक फोटोन निकलेगा। उस फोटोन का एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट से पांचवें ऑर्बिट में या चौथे ऑर्बिट में जंप करता है, तो यहाँ जैसे ही छठे से चौथे में आएगा तो यहाँ पर एक फोटोन निकलेगा, जिसका एनर्जी E6 माइनस E4 के बराबर होगा और उसका एक खास वेवलेंथ होगा। यानी हर ट्रांजिशन के लिए एक अलग अलग वेवलेंथ होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड से सेकेंड में आएगा तो एक फोटोन निकलेगा, उसका वेवलेंथ अलग होगा। फिर कोई इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ से थर्ड में आता है तो उसके फोटोन का वेवलेंथ अलग होगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर छठे से चौथे में आता है, यानी सिक्स्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में, तो जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ अलग होगा। कोई अगर सेवंथ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो उसका वेवलेंथ अलग होगा। कोई अगर मान लीजिए फिफ्थ से फर्स्ट में आता है तो उसका वेवलेंथ अलग होगा। तो होता क्या है, एक सेकेंड में अरबों खरबों बार ये ऐसे ऐसे करता है। तो जब जब ये ऊपर से नीचे आता है तब तब एक फोटोन निकलता है, जिसका वेवलेंथ एक खास होता है, फिक्स्ड वेवलेंथ होता है। ठीक है, और हर ट्रांजिशन का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो सोचिए एक एटम के अंदर में एक सेकेंड में कितना बार इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करता, अरबों खरबों बार। इसका मतलब अरबों खरबों फोटोन्स निकलते हैं अलग अलग वेवलेंथ के। तो ये तो एक एटम की कहानी थी। अब यही कहानी तो सारे एटम पर लागू होगा। अब यहाँ पर देखिए, ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस में कितने एटम्स हैं, आप जरा अनुमान लगाइए। इसमें अरबों खरबों से भी ज़्यादा इसमें एटम्स हैं। इतने सारे एटम्स एक साथ गर्म हो रहे हैं। तो जैसे एक एटम के अंदर एक सेकेंड में अरबों खरबों बार, यह जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है यह अरबों खरबों बार एक सेकेंड में फोटोन रेडिएट करता है।
तो यहाँ पर तो अरबों खरबों एटम है, और अरबों खरबों एटम अरबों खरबों बार 1 सेकेंड में फोटोन रेडिएट करेगा, तो सोचिए कितना सारा फोटोन निकलेगा जिसका वेवलेंथ अलग अलग होगा। और वो सारा वेवलेंथ के कारण स्क्रीन पर एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप जानते हैं कि फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। इसका मतलब फोटोन का वेवलेंथ अगर मिनिमम होगा तो फोटोन का एनर्जी मैक्सिमम होगा। यानी अगर फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगा, और अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। फिर से सुनिए, फोटोन का एनर्जी और फोटोन का वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये H और C दोनों ही कांस्टेंट है। तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। एनर्जी, व्हेन एनर्जी इज मैक्सिमम वेवलेंथ इज मिनिमम, व्हेन एनर्जी इज मिनिमम वेवलेंथ इज मैक्सिमम। अब अगर फोटोन का वेवलेंथ निकालना हो तो फोटोन के वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। वो फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², जहाँ n1 लोअर ऑर्बिट है और n2 हाइयर ऑर्बिट है। ठीक है, और r को क्या कहेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.0973 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये तो हुआ रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। अगर हम 1/r का वैल्यू निकालें तो 1/r का वैल्यू आएगा 1/1.0973 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। इस मीटर इनवर्स को अगर ऊपर ले जाएं तो मीटर, और मीटर को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा नैनोमीटर में आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद आएगा 91.2 नैनोमीटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि 1/r का वैल्यू होता है 91.2 नैनोमीटर, जहाँ r क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका काफ़ी यूज़ होगा, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। 1 रिडबर्ग कांस्टेंट दैट मीन्स 1/r इज इक्वल टू 91.2 नैनोमीटर। इसको याद रखेंगे, 91.2 नैनोमीटर। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप मारेगा तो एक फोटोन निकलेगा, उस फोटोन का वेवलेंथ निकालने का यही फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन एटम में 5 स्पेक्ट्रल सीरीज बनता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 स्पेक्ट्रल सीरीज बनता है। पहले पांचों का नाम बोलते हैं जो पांचों साइंटिस्ट के नाम पर है। पहला स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज, जो कि लाइमन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था। दूसरा स्पेक्ट्रल सीरीज है बामर सीरीज, इसमें एल साइलेंट है, बाल्मर नहीं, बामर। तीसरा है पाशन सीरीज, चौथा है ब्रैकेट सीरीज, और पांचवा है फंड सीरीज। इसका नाम है फंड सीरीज। ये पी जो है ये साइलेंट है, ठीक है, तो इसको पी फंड नहीं पढ़ेंगे, इसको फंड पढ़ेंगे। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज, ये 5 स्पेक्ट्रल सीरीज होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। तो अब देखिए, इसको समझिए, ये 5 स्पेक्ट्रल सीरीज का क्या मतलब है। ये फर्स्ट सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जिसके अंतर्गत अलग अलग सीरीज बनते हैं। तो पहला सीरीज हो गया लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का जो मिनिमम वेवलेंथ है वो 91 नैनोमीटर है, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो 122 नैनोमीटर है। उसके बाद बामर सीरीज स्टार्ट हो गया, जिसका मिनिमम वेवलेंथ है 365 नैनोमीटर, और बामर का मैक्सिमम वेवलेंथ है 656 यानी 656 नैनोमीटर। पाशन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ है 820 नैनोमीटर एंड मैक्सिमम वेवलेंथ है 1875 यानी 1875 नैनोमीटर इसका मैक्सिमम। पाशन के बाद आएगा ब्रैकेट और उसके बाद आएगा फंड। यहाँ पर जगह कम पड़ गया इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये 5 स्पेक्ट्रल सीरीज बनते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम वर्ड से बना है, तो ये तो स्पेक्ट्रम है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितने भी लाइंस होते हैं
ये एक लाइन का मतलब एक वेवलेंथ, एक खास वेवलेंथ। जैसे ये वाला लाइन का वेवलेंथ कितना है 656 नैनोमीटर। जितना भी यहाँ पर लाइन खींचा गया है प्रत्येक लाइन एक एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसका वेवलेंथ है 656 नैनोमीटर, इसका अलग वेवलेंथ होगा, इसका अलग वेवलेंथ होगा, इसका अलग वेवलेंथ होगा, और यहाँ से यहाँ तक अरबों खरबों लाइन्स हैं, बहुत सारे लाइन्स हैं। इतने सारे लाइन्स को दिखाना संभव नहीं है, तो ऐसे मोटा मोटी दिखा दिया गया। तो हर एक लाइन को हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। ये जो आप लाइंस देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितने भी लाइंस हैं, ऑल दीज लाइंस आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंतर्गत, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जितने भी रेखाएं बनती है, इस रेखाएं को स्पेक्ट्रल रेखाएं या स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो होते हैं ये कुछ कुछ दूरी पर अरेंज्ड होते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये अरेंज्ड है, फिर गैप है, फिर यहाँ से यहाँ तक अरेंज्ड है, फिर गैप है, फिर यहाँ से यहाँ तक अरेंज्ड है। तो ये जो लाइंस का ग्रुप बनता है, इसी ग्रुप को हम स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 ग्रुपिंग है। पहला ग्रुप है लाइमन सीरीज का, दूसरा ग्रुप है बामर सीरीज का, तीसरा ग्रुप है पाशन सीरीज का, चौथा होगा ब्रैकेट का, और पांचवा होगा फंड का। तो ये जो ग्रुपिंग है लाइंस का, इस ग्रुपिंग को ही हम स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज, सेकेंड स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम है बामर, थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम है पाशन, फोर्थ स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम है ब्रैकेट, एंड फिफ्थ स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम है फंड। स्पेक्ट्रल सीरीज यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये स्पेक्ट्रल सीरीज है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। फिर गैप है, आप देख रहे हैं यहाँ गैप है, फिर यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे लाइंस हैं, तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए लाइमन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ कितना है 91 नैनोमीटर और मैक्सिमम कितना है 122 नैनोमीटर। तो इसको भी आज हम प्रूफ करके बताएंगे कि ये कैसे आता है। आप भी निकाल पाएंगे कि बामर सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ 365 नैनोमीटर कैसे हुआ और बामर सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ 656 नैनोमीटर कैसे हुआ। ये सब कुछ आप निकाल पाएंगे, इसको इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे। देखिए पहला स्पेक्ट्रल सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए एक बात याद रखिएगा, लाइमन सीरीज में बहुत सारे लाइंस होते हैं। तो लाइमन सीरीज तब बनता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है। लाइमन सीरीज तब बनता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है, संक्रमण करता है या जंप करता है। कहाँ से? हायर से फर्स्ट। तो याद रखिएगा फर्स्ट, लाइमन फर्स्ट में आता है, ठीक है, तो हायर से फर्स्ट। बामर सीरीज तब बनता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर से सेकेंड में जंप करता है। पाशन, ये सीरीज तब बनता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर से थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है। ब्रैकेट सीरीज तब बनता है जब हायर से फोर्थ, और लास्ट यानी पांचवा वाला है फंड सीरीज, वो तब तैयार होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है। तो काफी आसान है। जैसे जैसे ये नंबरिंग के साथ याद रखिएगा, पहले नंबर पे लाइमन, दूसरे पे बामर, तीसरे पे पाशन, चौथे पे ब्रैकेट और पांचवें पे फंड सीरीज। तो हायर से फर्स्ट का क्या मतलब हुआ? हायर से फर्स्ट का मतलब हो गया कि सेकेंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, फिफ्थ से फर्स्ट, इन्फिनिटी से फर्स्ट। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो लाइमन सीरीज का एक लाइन मिल जाएगा, दूसरा लाइन मिलेगा थर्ड से जब फर्स्ट में आएगा, तीसरा लाइन मिलेगा। तो लाइमन सीरीज में बहुत सारे लाइंस हैं, इन्फिनाइट लाइंस हैं। तो ये इन्फिनाइट लाइंस मतलब इन्फिनाइट वेवलेंथ, मतलब इन्फिनाइट ट्रांजिशन। तो वही ट्रांजिशन है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर से फर्स्ट में आके जंप करेगा तो हमारा लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें? तो हायर से फर्स्ट याद रखिएगा, हायर से फर्स्ट। तो हायर से फर्स्ट का मतलब हो गया फर्स्ट से हायर क्या होगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड से 1, थर्ड से 1, फोर्थ से 1, यानी हर बार फर्स्ट ऑर्बिट में ही जंप करके आना है। कहाँ से आना? हायर से, यानी सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, इन्फिनिटी से। अब देखिए लाइमन सीरीज में जो मिनिमम वेवलेंथ होता है,
तो मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? जब मैक्सिमम एनर्जी होगा। और मैक्सिमम एनर्जी कब होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में आएगा। क्योंकि आप देखिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरह करके ये इन्फिनाइट है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 ऑर्बिट यानी इन्फिनिटी से 1 में जंप करेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, लेकिन कोई जब सेकेंड से फर्स्ट में आएगा तो सबसे कम एनर्जी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस कम है लेकिन यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ का मतलब हो गया मैक्सिमम एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में मिलेगा, तो आप ऐसे सोचिए कि मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगा? जब बड़ा ट्रांजिशन होगा, यानी जब इन्फिनिटी से 1 में आएगा। अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है तो सोचिए मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा? फोटोन का मैक्सिमम वेवलेंथ तब होगा जब फोटोन की एनर्जी मिनिमम होगी। और मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा है? सेकेंड से फर्स्ट। अब आते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज तब बनता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से सेकेंड में जंप करता है। तो हाइयर का मतलब हो गया हाइयर से सेकेंड, यानी थर्ड से सेकेंड, क्योंकि थर्ड हाइयर हो गया ना। फोर्थ से सेकेंड, फिफ्थ से सेकेंड, इन्फिनिटी से सेकेंड, यानी जब हाइयर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो आपका बामर सीरीज बनता है। बामर सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ अगर निकालना हो तो मैक्सिमम एनर्जी लेना होगा, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब हो गया इन्फिनिटी से 2। जैसे ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इन्फिनिटी। तो जब थर्ड से सेकेंड में जंप करेगा तो बामर सीरीज का लाइन मिलेगा। फोर्थ से सेकेंड, फिफ्थ से सेकेंड, इन्फिनिटी से सेकेंड। तो सबसे अधिक एनर्जी किस ट्रांजिशन में मिलेगा? इन्फिनिटी से 2 में। तो ये मिनिमम वेवलेंथ हो गया क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी है। और ये थर्ड से जब सेकेंड में आएगा तो ये मिनिमम एनर्जी है, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया। यानी छोटका लाइन हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ, आई जो बड़ा लाइन है ये मिनिमम वेवलेंथ हो गया। यानी उल्टा हो गया, जो बड़ा लाइन है वो मिनिमम वेवलेंथ होता है और जो छोटा लाइन है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। पासन सीरीज तब बनता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइयर से थर्ड में ट्रांजिशन करेगा। तो हाइयर से थर्ड यानी 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, इन्फिनिटी से 3। मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी, तो कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगा? इन्फिनिटी से 3। और किस ट्रांजिशन में मिनिमम एनर्जी रिलीज होगा? 4 से 3। अब इसी तरह से ब्रैकेट और फंड सीरीज का भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे फंड सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन के लिए मिलेगा, तो आप याद करिए फंड सीरीज का मतलब हो गया 5वें नंबर का सीरीज। तब 5वें नंबर का सीरीज में क्या पूछ रहा है? मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ मतलब बड़का लाइन यानी मैक्सिमम एनर्जी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से 5। और मैक्सिमम वेवलेंथ पूछेगा तो ये हो जाएगा 6 से 5। यानी हाइयर से जब 5 में आएगा तो हाइयर से 5 का मतलब 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, इन्फिनिटी से 5। तो ये मैक्सिमम एनर्जी है, मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा। ये मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा। अब देखिए मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है। लाइमन सीरीज है, बामर है, पाशन है, ब्रैकेट है, फंड है। सारे सीरीज का एक मिनिमम वेवलेंथ होता है, एक मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे लाइमन सीरीज का अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालना है तो क्या किया जाए, कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो जरा सोचिए, मिनिमम वेवलेंथ निकालना है, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए लाइमन सीरीज में तो हाइयर से फर्स्ट में जंप करता है, तो मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगा? जब इन्फिनिटी से 1 में आएगा। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन के लिए आपका मिनिमम वेवलेंथ होगा मिनिमम वेवलेंथ। अब फॉर्मूला डालिए, 1/λ बराबर RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। ये फार्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा। तो 1/λ R हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये N1 का मतलब हो गया लोअर, तो जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में आएगा तो लोअर हो गया 1 और हाइयर हो गया इन्फिनिटी। तो पहले लोअर लिखिए, यानी 1 में आ रहा है तो 1² माइनस ये हाइयर है, हाइयर क्या है? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी स्क्वायर। अब 1/∞² 0 हो गया, 1/1² 1 हो गया, R × 1 R हो गया,
तो 1/λ अगर r हो गया तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 1/r, और 1/r का आपको वैल्यू बोले थे, याद रखिएगा 91.2 नैनोमीटर होता है। तो इस तरह से लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ निकल गया 91.2 नैनोमीटर। अगर आपसे किसी ने पूछा बामर सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी कब मिलेगा बामर सीरीज में? जब कोई इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा, यानी थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा। अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू R, Z का वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर, N1 यानी लोअर कौन सा है 2 तो 1/2 स्क्वायर, हायर कौन सा है 3 1/3 स्क्वायर। तो 9 माइनस 4 5/9 4 जा 36। अब 1/λ को रिवर्स करिए तो लैम्डा इक्वल टू, इसको रिवर्स मारिए 36/5R, यानी 36/5 इंटू 1/R, 1/R को 91.2, और ये सॉल्व होके 656 नैनोमीटर आएगा। पाशन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो पाशन सीरीज तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगा? जब इन्फिनिटी से थर्ड में जंप मारेगा। तो फॉर्मूला डालिए 1/λ RZ स्क्वायर 1/N1, N1 का मतलब लोअर 3 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। तो ये हो गया R/9, 3 का स्क्वायर 9, ये 0 हो गया। लैम्डा 1/λ का उल्टा करिए, लैम्डा इक्वल टू R/9 का रिवर्स करिए 9/R, 9/R का मतलब हो गया 9 इंटू 1/R, यानी 9 इंटू 1/R का वैल्यू होता है 91.2, तो ये 821 नैनोमीटर। तो इस तरह से आप किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज का मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ जान सकते हैं। तो चलिए अब हाइड्रोजन एट स्पेक्ट्रम को लिखना स्टार्ट करिए। टॉपिक यहां से स्टार्ट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इफ हाइड्रोजन गैस इनक्लोज्ड इन ए सील्ड ट्यूब, एक सील्ड ट्यूब लीजिए, उसके अंदर में हाइड्रोजन गैस डालिए, इज हीटेड, और उसको हीट करिए टू हाई टेम्परेचर, बहुत ऊंचे तापमान पे, इट इमिट्स रेडिएशन, तो उससे रेडिएशन निकलता है। इफ दिस रेडिएशन इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, अब उस रेडिएशन को एक प्रिज्म से गुजारिए। कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर डेविएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट, तो उस रेडिएशन में जितने भी अलग अलग वेवलेंथ होंगे वो सब अलग अलग एंगल से डेविएट होंगे, एंड दस वी गेट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इस तरह से हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेगा। यही आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये देखिए बामर सीरीज का जो मिनिमम वेवलेंथ है ये 365 नैनोमीटर है, इसको आप प्रूफ करके निकाल सकते हैं। अभी मैंने निकालना बताया कि कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ हम निकालते हैं। फॉर्मूला होगा 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। देयर आर 5 स्पेक्ट्रल सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 स्पेक्ट्रल सीरीज होते हैं। इनके नाम है क्रमशः लाइमन, ये फर्स्ट नंबर का हो गया, बामर ये सेकेंड सीरीज हो गया, पाशन ये थर्ड सीरीज हो गया, ब्रैकेट ये फोर्थ सीरीज हो गया, एंड फंड ये 5वां सीरीज है। इन ईच सीरीज एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज द लाइन्स अपीयर्स क्लोजर टुगेदर। प्रत्येक सीरीज में देखिए, जैसे हम बामर सीरीज में देखते हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ घटते जाता है लाइन के बीच का गैप भी घट रहा है। यहाँ 656 नैनोमीटर है, उसके बाद वेवलेंथ इधर घटेगा, घटते घटते कितना हो गया 365 नैनोमीटर। तो इधर से इधर आने पे वेवलेंथ घटता है, और जैसे जैसे वेवलेंथ घटते जा रहा है लाइन के बीच का गैप जो है घटते जा रहा है। ठीक है, पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए। ये डायग्राम को हम एनर्जी डायग्राम कहते हैं। इसमें एनर्जी दिखाया गया है। हाइड्रोजन एटम में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। ये n बराबर 1, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट है। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचा गया है ये फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का मान 1 होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो y एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, इस पर हमने एनर्जी दिखाया है ऑर्बिट के एनर्जी को, और इधर हमने एनर्जी लेवल, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल,
ये वाला लाइन हो गया सेकेंड ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन एटम का जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसका एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, सबका एनर्जी मैंने लिखा है। और ऐसे बहुत सारा लाइन खींचते हुए लास्ट में इन्फिनाइट ऑर्बिट है। इन्फिनाइट ऑर्बिट का एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो क्या देख रहे हैं, फर्स्ट से लेके इन्फिनिटी तक लगातार एनर्जी बढ़ते जा रहा है। और ये भी देखिए कि यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, -13.6 और -3.4 के बीच 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस है। तो यहाँ पे गैप ज़्यादा आपको लग रहा होगा। इसके बाद यहाँ एनर्जी डिफरेंस कम है, यहाँ पर 1.5 और 3.5 लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर गैप कम हो गया, यहाँ पर और कम डिफरेंस है और कम हो गया, और कम डिफरेंस है और कम हो गया। इस तरह से क्या होता है कि एनर्जी के टर्म में हम बात करें तो ये जो लेवल्स हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल, ये लगातार क्या होंगे, सटते चले जाएंगे। लाइमन सीरीज कब बनता है, जब हाइयर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करेगा तो लाइमन सीरीज बनेगा, थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा लाइमन बनेगा, फोर्थ से फर्स्ट में जंप करेगा लाइमन बनेगा। इस तरह से इन्फिनिटी से फर्स्ट में जंप करेगा तो लाइमन बनेगा। बामर तब बनता है जब हाइयर से सेकंड में आता है, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, इन्फिनिटी से सेकंड। पाशन के लिए हाइयर से थर्ड यानी 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, इन्फिनिटी से 3। ब्रैकेट के लिए हाइयर से फोर्थ ऑर्बिट 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, इन्फिनिटी से 4। और फंड यानी जब हाइयर से फिफ्थ में आएगा यानी 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, इन्फिनिटी से 5। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। When a hydrogen atom makes transition from higher energy state to lower energy state, the extra energy is emitted as radiation of different wavelength. जब कोई हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन करता है हाइयर से लोअर में तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वह रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होता है जिसका वेवलेंथ अलग अलग होता है। दैट्स वाई स्पेक्ट्रल लाइंस corresponding to these wavelengths are seen in hydrogen spectrum. इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ का मतलब अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट नंबर है लाइमन सीरीज। When a hydrogen atom makes transition from higher energy state, that means second, third, fourth से infinity, to ground state, that means n बराबर 1, then the spectral series formed is called Lyman series. Lyman series क्या है, तो लिखिएगा कि जब कोई हाइड्रोजन एटम हाइयर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो उस तरह के सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनता है। हमने 5 स्पेक्ट्रल सीरीज आपको पढ़ाया, हमने आपको 5 स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ाया। लाइमन, सेकेंड पढ़ाया बामर, थर्ड हो गया पाशन, फोर्थ हो गया ब्रैकेट एंड लास्ट हो गया फंड सीरीज। याद रखेंगे कि लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनता है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में बनता है, पाशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज इंफ्रारेड रीजन में बनता है। इसका मतलब फिर से देखिए, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। इसका मतलब पहला सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनता है इसलिए यह सीरीज खुले आंख से नहीं दिखेगा। दूसरा सीरीज विजिबल रीजन में बनता है तो यह आपको दिखेगा, और बाकी का लास्ट का 3 सीरीज इंफ्रारेड में बनता है तो यह भी नहीं दिखेगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको केवल एक ही सीरीज दिखेगा खुले आंख से। ऐसे तो बहुत सारा सीरीज है, 5 सीरीज है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बामर सीरीज किस रीजन में बनता है, लाइमन किस रीजन में बनता है, पाशन, ब्रैकेट या फंड सीरीज किस रीजन में बनता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, लाइमन सीरीज में। तो लाइमन सीरीज ये देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब सेकेंड से 1 में आएगा, थर्ड से 1 में आएगा, फोर्थ से 1 में आएगा और इस तरह इन्फिनिटी से 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज बनेगा। तो जब सेकेंड से 1 में आएगा तो मिनिमम एनर्जी रिलीज होगा यानी मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, और जब इन्फिनिटी से 1 आएगा तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगा यानी मिनिमम वेवलेंथ होगा। अब देखिए मिनिमम वेवलेंथ फॉर्मूला क्या है, 1/λ RZ² 1/N1² - 1/N2²।
तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या ट्रांजिशन होगा, सेकेंड से 1, मिनिमम के लिए ट्रांजिशन होगा इन्फिनिटी से 1। तो n1 का मान 1, n2 का मान इन्फिनिटी, हाइयर हो गया इन्फिनिटी, लोअर हो गया 1। z का मान 1 लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। सॉल्व करने पे अच्छा 1/r का वैल्यू याद रखिए 91.2 नैनोमीटर। मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, तो लाइमन सीरीज की बात करें तो 2 से जब 1 में आएगा तो लोअर हो गया 1, हाइयर हो गया 2। सॉल्व कर लीजिए 121.6। सेकेंड है बामर सीरीज। When a hydrogen atom makes transition from higher energy state to the first excited state, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड ऑर्बिट, जब हाइयर से किस में ट्रांजिशन करता है, जब कोई भी हाइड्रोजन परमाणु हाइयर एनर्जी स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, देन द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर्म्ड इज कॉल्ड बामर सीरीज, इट इज फॉर्म्ड इन विजिबल रीजन। क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा सीरीज विजिबल में बनता है, तो याद रखिए बामर सीरीज, सेकेंड नंबर वाला जो सीरीज है। तो यहां देखिए थर्ड से सेकेंड, फोर्थ से सेकेंड, इन्फिनिटी से सेकेंड, तो जब इन्फिनिटी से सेकेंड में आएगा तो मिनिमम वेवलेंथ होगा, और जब थर्ड से सेकेंड में आएगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। यहां पर है मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा इन्फिनिटी से 2, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम वेवलेंथ होगा जब थर्ड से सेकेंड में आएगा, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड है पाशन सीरीज। व्हेन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया थर्ड ऑर्बिट, देन द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर्म्ड इज कॉल्ड पाशन सीरीज, इट इज फॉर्म्ड इन इंफ्रारेड रीजन। तो हाइयर से थर्ड में आएगा, 4 से 3, 5 से 3, इन्फिनिटी से 3। मिनिमम वेवलेंथ निकालना हो तो इन्फिनिटी से 3 ले लो, और मैक्सिमम निकालना हो तो 4 से 3 वाला ले लो। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला डालिए, इसमें इन्फिनिटी से 3 में जंप कराइए, लेमडा सॉल्व करके निकल जाएगा। तो मिनिमम वेवलेंथ कितना आ गया, 820.8 नैनोमीटर। अब आइए मैक्सिमम वेवलेंथ, तो पाशन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा जब 4 से 3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1875 नैनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ तक आज आप लोग लिख लीजिए, आज का टॉपिक था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो ख़त्म हो गया। तो ये मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, ये सब कैलकुलेशन करना सीखिए। पांचवें स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम याद रखिए। लाइमन सीरीज कब बनता है ये याद रखिए, जब हाइयर से फर्स्ट में आता है। और कौन कौन से रीजन में बनता है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सब रीजन वगैरह याद रखिए। एक बार इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहां से लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
ये वाला जो डायग्राम है यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से आप लाइन खींचिए और ये ऊपर तक गया हुआ है, ये यहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।